रोहन काम से छुट्टी लेकर घर आता है क्योंकि उसे डाउट है कि घर में जरूर कोई आत्मा मौजूद है जो हमें परेशान करना चाहती है। अब क्योंकि वो आत्माओं को देख सकता है इसीलिए वो उस आत्मा से बात करने के लिए ही यहाँ पर आया है ताकि वो पूछ पाए कि आखिर वो आत्मा परेशान क्यों कर रही है। घर आने पर उसे एक आत्मा दिखाई तो देती है जो उसके घर में ही काम करने वाली महिला की आत्मा थी। उसकी आत्मा बहुत ही बेचैन होती है क्योंकि वो महिला घर से कुछ पैसे लेकर भागी थी। आत्मा रोहन से कहती है अपनी माँ से कहना कि वो मुझे माफ कर दे और जब तक वो मुझे माफ नहीं करेंगी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रोहन कहता है कि ठीक है मैं उनको कह दूंगा, लेकिन आप क्या मुझे बता सकती हैं कि आपने वो लाइट बल्ब चालू क्यों किया? जिस पर वो आत्मा कहती है कि नहीं, मैं खुद पहली बार तुमसे बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, वो कोई और रहा होगा। ये सुनकर रोहन बिल्कुल हैरान कि बड़ी अजीब बात है, अब ये कौन सी आत्मा है जो मुझे और शरण को परेशान कर रही है? इसका पता लगाना होगा बहुत ही जल्दी। अब शाम को जैसे शरण घर आती है उसे घर में बेबी स्ट्रॉलर दिखाई देता है। स्ट्रॉलर को देखकर शरण बड़ी खुश हो जाती है कि बहुत बढ़िया बात है, बेबी अभी आया नहीं और रोहन ने अभी से पापा बनने की सारी तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन शरण की ये खुशी पल भर में बदल जाती है क्योंकि जब वो किचन में होती है तो स्ट्रॉलर स्टोर रूम से अपने आप चलते हुए उसके पास आ जाता है। उसकी हालत खराब कि ये अपने आप कैसे आ गया। वो जैसे ही स्ट्रॉलर के पास जाती है ना, नीचे से किसी आत्मा का हाथ बाहर निकल आता है और वो शरण को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर वहाँ रोहन आकर उसे संभाल लेता है। वो बेचारी तो एकदम डर जाती है कि घर में अचानक क्या हो गया, इसलिए वो अगले दिन ऑफिस आकर अपनी दोस्त माया को सारी बात कहती है। माया कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे घर पर किसी आत्मा का वास है। मेरे एक अंकल है जिनका नाम कस्मान है, वो शैतान वगैरह को भगाने का ही काम करते हैं, तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। शरण अब कस्मान से मिलने जाती है जो खुद भी रोहन की तरह आत्माओं को देख सकता है। वो शरण से कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं आज ही तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा और तुम्हारे घर में जो भी ये प्रॉब्लम हो रही है उसे मंत्रों से प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद देखना तुम कोई भी आत्मा तुम्हारे घर में घुस नहीं पाएगी। इसके बाद कस्मान झाड़ू लेकर घर आता है और अजीब तरह से मंत्र को पढ़ते हुए वो घर में कुछ करता है। तभी रास्ते में उसे वो आत्मा दिखाई देती है जो घर में मौजूद है। इसलिए कस्मान उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि चले जाओ यहाँ से, ये घर के लोग अच्छे इंसान है, इन्हें परेशान मत करो। शरण को डाउट भी हो रहा था कि क्या सच में जो ये आदमी कर रहा है, मतलब कस्मान कर रहा है, ये असली है भी या नहीं। मतलब वो जो भी मैजिक कर रहा था अभी शरण को उस पर डाउट था। लेकिन कस्मान अपना काम करने के बाद शरण से कहता है तुम्हारा घर प्रोटेक्ट हो चुका है, अब कोई भी आत्मा तुम लोगों को परेशान नहीं करेगी। कस्मान इसके बाद दोस्तों चला जाता है वहाँ से। अब कस्मान जैसे घर की ओर आ रहा होता है तभी उसकी गाड़ी में वही आत्मा घुस जाती है जो रोहन के घर में मौजूद थी। कस्मान की हरकतों से उसे गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वो गाड़ी का एक्सीडेंट करवाकर बेचारे कस्मान की जान ले लेती है। उसे मरते ही जो उसने प्रोटेक्शन लगाई थी उसके घर में वो टूट जाती है, जिससे घर का प्रोटेक्शन अब खत्म हो जाता है। इसीलिए आराम से वो आत्मा उस बेबी स्ट्रॉलर को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। आवाज को सुनकर शरण और रोहन दोनों की आंख खुलती है। शरण को समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया, अभी कस्मान ने तो बताया था कि घर सब कुछ बढ़िया है, प्रोटेक्ट हो चुका है। तभी सुनकर रोहन शरण से कहता है कि क्या बात कर रही हो, तुमने किसी को बुलाया था कि घर को प्रोटेक्ट करने के लिए? अरे मैंने मना किया था ना तुम्हें कि ऐसी कोई भी हरकत मत करना, हम जितना आत्माओं को परेशान करेंगे उतना ही वो हमें परेशान करने लगेंगे। शरण कहती है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हें आखिर ये सब पता कैसे है, क्या तुम भी आत्माओं को देख सकते हो? और तब रोहन अपना राज शरण को बताता है कि हाँ, मेरे अंदर भी शक्ति है जिससे मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। मैंने तुम्हें नहीं बताया वरना तुम परेशान हो जाती, लेकिन चिंता की बात कोई नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पता लगाने की कि वो कौन है जो हमें परेशान कर रही है। रोहन के मुंह से ये सारी बातें सुनकर शरण तो हैरान हो जाती है कि यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और हमें बचाने के चक्कर में उस बेचारे कस्मान की जान चली गई, अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे, वो आत्मा हमें नुकसान पहुंचा सकती है बहुत बड़ा। फिर दोस्तों रात को जब रोहन सो रहा होता है तभी वो आत्मा घर में रोहन का नाम लेकर उसे पुकारती है। रोहन बेड से उतर कर नीचे आता है ताकि जान पाए कि आखिर किसकी आत्मा घर में घुसी हुई है। ओ तब उसे पता चलता है कि वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि डिंडा की है जो कि कुछ टाइम पहले मर गई थी। अब इससे पहले कि रोहन कुछ सोच समझ पाता, डिंडा की आत्मा उसे एक कमरे में लॉक कर लेती है। वहीं शरण रोहन को बेड पर न पाकर उसे ढूंढते हुए कमरे के बाहर आती है, लेकिन तभी वहाँ डिंडा पहुंच जाती है जो उस पर भी हमला कर देती है। शरण अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाती है, लेकिन डिंडा उसे सीढ़ियों से धक्का देकर मार देती है, जिससे बेचारी शरण नीचे गिरकर होती है बेहोश। तभी रोहन जैसे तैसे खुद को कमरे से बाहर निकालकर शरण के पास आता है और तुरंत उसे हॉस्पिटल एडमिट करवाता है। भगवान की दया से वो बच जाती है, बस उसको आराम की जरूरत होती है और इस चीज से रोहन को थोड़ा तसल्ली मिलती है। वो शरण से कहता है कि तुम बस यहाँ आराम करो, तब तक मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि वो आत्मा है कौन। अब रोहन वहाँ से डिंडा के घर पर आता है ताकि उसकी माँ से पूछ सके कि डिंडा की मौत कब और कैसे हुई। तो वहीं रोहन ने हॉस्पिटल में शरण का ख्याल रखने के लिए माया को बुला लिया था। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक नर्स आती है जो कि पॉजेस दिखाई देती है, मतलब उसके अंदर कोई दूसरी शक्ति होने का एहसास होता है। एंड एहसास क्या दोस्तों, उसे डिंडा की आत्मा ने पॉजेस कर लिया था। वो यहाँ पर आने के बाद शरण पर चाकू से हमला करके उसकी जान लेने की कोशिश करती है। माया जैसे शरण को बचाने जाती है वो नर्स उस पर भी चाकू से वार कर देती है, जिससे माया बुरी तरह हो जाती है घायल। पर तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर नर्स को पकड़ लेते हैं। तब तक शरण जैसे तैसे हिम्मत करके अपने वार्ड से बाहर आ जाती है और वहाँ से करती है भागने की कोशिश, लेकिन डिंडा की आत्मा इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नर्स के अंदर से निकलकर अब सीधे शरण के पीछे पड़ जाती है और उसका गला दबाते हुए उसकी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी किस्मत सही होती है, रोहन वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद शरण को गाड़ी में बिठाकर उसे सारी बात बताता है कि आखिर डिंडा मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। दोस्तों अब हमें यहाँ से कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिर डिंडा के साथ क्या हुआ, मतलब वो आत्मा बनकर क्यों शरण की जान लेने की कोशिश कर रही है। तो बात है उस दिन के बाद की जब डीमन ने डिंडा पर फैक्ट्री में हमला किया था। उसके बाद से ही उसने डिंडा के शरीर को अपना घर बना लिया। इस चीज से डिंडा खुद भी अनजान थी कि उसके शरीर में डीमन का वास हो चुका है। वो और रोहन उस टाइम बच्चे ही थे, तो दोनों ऐसी बातों बातों में एक वादा कर लेते हैं कि हम दोनों में से कोई भी अगर पहले मरा तो वो इंतजार करेगा दूसरे के आने का, और जब दोनों की आत्मा मरने के बाद एक साथ मिलेगी उसके बाद वो दोनों साथ में आफ्टर लाइफ में जाएंगे, जहाँ मरने के बाद सभी आत्माएं जाया करती है वहीं पर। हाँ, अगर कोई पहले मर
जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी जब तक उसका दूसरा साथी न मर जाए। पर हाँ, अगर भटकते भी रहेंगे तो वो दूसरे इंसान को मजबूर नहीं करेंगे कि वो मर जाए, मतलब जिस टाइम जिसको मरना होगा वो उसी टाइम मरेगा। तो वो दोनों दोस्तों डिसाइड करते हैं कि अगर पहले कोई भी मरे, अगर उसको 50 साल तक इंतजार करना पड़े दूसरे के मरने का तो करना पड़ेगा। यही वादा डिंडा और रोहन ने बचपन में अपने खून से प्रॉमिस कर लिया था। साथ ही जैसे जैसे दोनों बड़े होने लगे, डिंडा रोहन को पसंद करने लगी, लेकिन रोहन डिंडा को पसंद नहीं करता था। ऊपर से वो उसकी कजन भी थी, इसीलिए डिंडा हमेशा गुस्से में रहती थी और जब भी वो रोहन को किसी दूसरी लड़की के साथ देखती तो वो उसे मारने का शाप दे देती और उसके शाप में डीमन की वजह से ऐसा दम होता कि वो लड़की सच में मर जाती। डिंडा के सर पर जानवर सवार हो गया था रोहन को हासिल करने का, लेकिन तब रोहन की फैमिली दूसरे शहर जाकर बस गई। वहीं पर वो पढ़ाई करने लगा। रोहन की शादी शरण से फिक्स कर दी गई। डिंडा को इसके बारे में जैसे पता चला तो वो एकदम गुस्सा हो गई। उसके सर पे मानो जैसे खून सवार हो गया था। वो रोहन की शादी में जाने की जिद करने लगी। उसकी माँ ने उसे रोका भी कि तुम वहाँ नहीं जाओगी, मुझे पता है अगर तुम वहाँ पर गई तो शादी बर्बाद कर दोगी, भूल जाओ रोहन को, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। इतना कहकर डिंडा की माँ ने उसे एक कमरे में लॉक कर दिया। तब डिंडा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसके अंदर का डीमन उस पर हावी हो गया, जिसके बाद वो दरवाजा तोड़कर बाहर आई और सबसे पहले उसने अपनी माँ पर ही हमला कर दिया और फिर खुद की जान ले ली, क्योंकि ऐसे तो वो रोहन को पा नहीं सकी। कम से कम मरने के बाद ही सही वो रोहन की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, जिससे तंग आकर रोहन खुद ही अपनी जान दे देगा और इस तरह से उन दोनों का जो प्रॉमिस था कि आफ्टर लाइफ में साथ जाएंगे वो पूरा हो जाएगा। यही डिंडा ने सोचा था। प्रेजेंट में ये सारी बातें सुनकर शरण एकदम से हैरान हो जाती कि अब डिंडा को कैसे रोका जाएगा। रोहन कहता है कि मैं जाऊंगा उससे मिलने उसकी दुनिया में, ताकि उसे समझा पाऊं कि जो वो कर रही है बहुत ही गलत है। अब रोहन शरण को डिंडा की माँ के पास छोड़ देता है और खुद उस पुरानी फैक्ट्री में चला जाता है जहाँ पहली बार डीमन ने डिंडा पर हमला किया था। तभी वहाँ पर डिंडा आकर रोहन पर हमला कर देती है, जिससे वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है। इधर शरण जैसे सोकर उठती है, उसे रोहन कहीं दिखाई नहीं देता। वो परेशान हो जाती कि रोहन कहाँ चला गया। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से शरण उसको देख नहीं पाती। तब डिंडा रोहन को बताती है कि तुम्हें वो देख नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारा शरीर तो अभी भी मरी हुई हालत में फैक्ट्री के अंदर पड़ा हुआ है। रोहन को तो सदमा लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता। वो डिंडा से कहता है कि मिल गई तुम्हें खुशी, मुझसे मेरा परिवार छीनकर तुम यही तो चाहती थी ना। अरे हमने प्रॉमिस किया था, लेकिन तुम्हें खुद वो प्रॉमिस ठीक से याद नहीं है। हमने साफ साफ कहा था कि अगर कोई पहले मरता है तो वो तब तक दूसरे का इंतजार करेगा जब तक दूसरा खुद न मर जाए, और जो पहले मरेगा वो दूसरे को जिंदा में परेशान नहीं करेगा। लेकिन तुमने दोनों चीजें गलत की। तुम एक तो खुद की मौत से नहीं मरी, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए जबरदस्ती तुमने अपनी जान दे दी और अब मुझे भी यहाँ पर फंसा दिया। डिंडा कहती कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें पाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, देखो ना अब हम दोनों एक साथ हैं। रोहन कहता है कि नहीं करती तुम मुझसे प्यार, तुम्हारे ऊपर सिर्फ जुनून था मुझे हासिल करने का। अगर तुम मुझसे प्यार करती ना तो कभी भी ऐसी गरीबी हरकत ना करती, तुमने मुझे मेरे परिवार से दूर कर दिया। वहीं असली दुनिया में दिखाते हैं तो शरण उस फैक्ट्री में जाती है जहाँ उसे रोहन जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसकी सांसें अभी भी चल रही होती है। शरण तुरंत एम्बुलेंस को बुलाकर रोहन को एडमिट करवा देती है। इसके बाद रोहन आत्माओं की दुनिया में डिंडा से कहता है कि सुनो डिंडा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो ना तो मुझे मेरे परिवार के पास भेज दो वापस। ये सुनकर डिंडा को एहसास होता है कि रोहन सच कह रहा है, मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। रोहन से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वापस शरण के पास भेज दूंगी और कभी तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। लेकिन वो ये कर पाती, डिंडा के अंदर का डीमन उस पर हावी हो जाता है, जो रोहन की जान लेने की कोशिश करता है। वहीं असली दुनिया में डॉक्टर्स ने शरण को जवाब दे दिया था कि हमें माफ कर दो, हम रोहन को नहीं बचा पाए। ये सुनते ही शरण के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो रोहन की मरी हुई हालत में उससे कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने वादा किया था कि तुम एक अच्छे पति और पिता बनोगे। बेचारी शरण रोते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि रोहन को लौटा दो मुझे। तो वही रोहन उस डीमन के अंदर से डिंडा को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि डिंडा मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन सकती हो, होश में आओ डिंडा, ये डीमन को हरा दो तुम। ये डीमन तभी तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा जब तुम उसे अपने ऊपर हावी होने दोगी। तुम उस डीमन को हरा दो डिंडा। और फिर हिम्मत करके डिंडा आखिरकार उस डीमन को हरा देती है। इसके बाद तो वो रोहन के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। रोहन कहता है कि सुनो, मेरा इंतजार करना, वादा भी तो पूरा करना है, लेकिन हाँ तब तक तुम यहाँ पर एक अच्छी और प्यारी सी आत्मा बनकर रहोगी। डिंडा मान जाती है। इसके बाद असली दुनिया में रोहन को होश आता है, जिसको देखकर शरण के आंसू रुकते नहीं। डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि ये तो चमत्कार हो गया, पत्नी की प्रार्थना से भगवान ने उसकी बात सुन ली। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर